गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स का नेक्स्ट टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। क्या डिस्कस करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स का क्या मीनिंग है? सुपरपोजिशन वर्ड का क्या मतलब है? जब दो या दो से अधिक वेव कहीं पे मिलती है और जब दो या दो से अधिक वेव मिलेंगी तो उनका रिजल्टेंट वेव कुछ अलग होगा, ठीक है ना। दो या दो से अधिक वेव्स जब मिलेंगे तो उनका रिजल्टेंट वेव, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिपेंड करता है वो मिलेंगी कहाँ। क्रस्ट और क्रस्ट यदि मिलेगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक वेव जब मिलेंगे तो उनका रिजल्टेंट वेव क्या होगा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन वर्ड का जब भी मीनिंग आए कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में, सुपरपोजिशन का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों का मिलना है। वो दो या दो से अधिक वेव हो सकती हैं, दो या दो से अधिक करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक साउंड वेव हो सकते हैं, कोई भी वेव हो सकती है, कोई भी करंट हो सकती है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, या कोई भी वेव हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वर्ड की मीनिंग याद रखिएगा। सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब जहां भी होगा दो या दो से अधिक चीजों का मिलना होगा। कोई भी दो या दो से अधिक चीजें मिलेंगी तो वहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्ड आएगा। चाहे दो या दो से अधिक रिएक्शन हो, ठीक है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिल रहे हो या दो या दो से अधिक वेव मिल रही हो तो वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। दो या दो से अधिक फोर्सेस मिल रहे हो, जब हम 12th में पढ़ेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। जहाँ पे दो या दो से अधिक फोर्सेस मिलेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो वर्ड का मतलब याद रखिए, इस वर्ड का मतलब फिक्स है, बाकी कहाँ यूज कर रहे हो ये ध्यान देना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे when two or more waves, when two or more waves, when two or more waves reach simultaneously, reach simultaneously at a point of the medium, at a point of the medium, at a point of the medium, then the resultant displacement, then the resultant displacement at that point is given by that point is
given by the vector sum of displacement of all the individual waves So this is the complete definition statement of superposition principle. What is the meaning of superposition principle? When two or more waves reach simultaneously at a point of the medium, किसी भी पॉइंट पर, मीडियम के किसी भी पॉइंट पर जब दो या दो से अधिक वेव एक साथ पहुंच रही हो, तब क्या होता है? Then the resultant displacement at that point is given by, सभी का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। दो वेव, यदि मैं मानता हूं कि दो वेव किसी पॉइंट पे मीडियम में चल रही है, तो उन वेव्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है ना? स्टेटमेंट लिख दिया आपने? तो आइए दो वेव्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक वेव हम कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक जो वेव है, ये है y1 वेव ले लेता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है। तो y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? और दूसरी वेव ले लेता हूं, y2 ले लेता हूं, y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। क्लियर है? प्लस 5 का मतलब है इस वेव से ये वेव प्लस 5 आगे है, इसका फेज आगे है। ठीक है ना? इसका फेज पीछे है, लेकिन दोनों क्या है? एक ही निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। दोनों एक निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लो नदी में पानी बह रहा है, कहीं से आ रहा है, बह रहा है, और एक दूसरे तरफ से भी आ जाए पानी उसी नदी में और फिर बहने लगे, तो क्या होगा उस पानी का? तो पहले से आ रहा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसका रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो अभी इतना है, जो A है, वो बढ़कर ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब अभी हम देखेंगे कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा दो वेव्स का। क्लियर है सभी को? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता भाई? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता? y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 वेक्टर सम। ये डिस्प्लेसमेंट है तो इनमें वेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? वेक्टर सम होगा। क्लियर है सभी को? तो दो या दो से अधिक वेव यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उनका वेक्टर सम हो जाएगा।
वेव का वेक्टर सम हो जाएगा। सम मतलब समझते हो, सम मतलब जोड़ होता है, सम मतलब समान नहीं होता। क्या होता है? जोड़ मतलब प्लस। एक तरफ से कुछ आ रहा है, दूसरी तरफ से भी कुछ आ रहा है, दोनों जुड़ गए। हाफ में हाफ जोड़ दिया तो क्या हो गया? फुल हो गया। हाफ में हाफ जोड़ा, फुल हो गया। नहीं हुआ? तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेव क्या है? a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। दोनों का एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे सेम ले लिया, अलग भी ले सकते हैं। प्लस a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई। कुछ समझ में आ रहा? इन दोनों से a कॉमन ले ले, कॉमन लेते बन रहा होगा, उम्मीद है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोगों से नहीं बनता, वो ऐसे आश्चर्य आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब 11th में 12th में भी मिलेंगे, परेशान मत होइए, नमूने हमेशा आते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों वेव को ऐड कर दिया, मतलब सम हो गया, और उनका एम्पलीट्यूड कॉमन कर लिया क्योंकि सेम था। अलग भी हो सकता है एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना है। तो अभी मैंने एम्पलीट्यूड क्या किया है? सेम ले लिया है। अब आपको बताना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स कहते हैं फार्मूला लगाओ, सॉल्व करो। और मैथ जहां भी सॉल्व करेंगे बिना फार्मूले का नहीं होता, तो यहाँ भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला किसी को याद है? साइन ए प्लस साइन बी लगेगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। किसको याद है? याद है? ये है फार्मूला c प्लस डी। आप साइन सी प्लस साइन डी पढ़ते हो, यहाँ a प्लस डी मैंने कर दिया है, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, या साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2। सब लोग देखिए फार्मूला ये क्यों लगेगा। आप पहले ये देखिए ये फार्मूला क्यों लगेगा। कैसा लिखा है कि यही फार्मूला लगाना है? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, फिर क्यों लगा रहे? दूसरा लगाओ, साइन ए प्लस कॉस बी लगाओ। नहीं लगेगा? साइन ए प्लस कॉस बी क्यों नहीं लगेगा? आप बताइए। हम तो लगाने वाले हैं, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो साइन ए है, ए की जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ए आपका ये पूरा हो गया और ये पूरा बी हो गया। दिख रहा है क्या? साइन ए, सॉरी ये साइन ए प्लस साइन बी, सभी दिख रहा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा? ये कॉमन है 2 साइन ए का मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी का मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2, सही है। फिर इनटू कॉस ए माइनस बी, ए का मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर माइनस बी, तो माइनस इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा के एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। कितना समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया दोबारा मत पूछना।
हाँ नहीं बनने लगेगा, और क्यों नहीं बनने लगेगा। तो अब देखिए कुछ कटेगा, ओमेगा टी है, के एक्स नहीं कटेगा। जबरदस्ती मत काटो हमारी तरह, नहीं कटता तब भी काट देते हैं। यहाँ पे कटेगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, के एक्स भी कट जाएगा। देखो हमारा मार्क पड़ेगा। चलिए के एक्स कटेगा कि नहीं शिव जी? तुम्हारा कटा नहीं कटा? चलो कोई बात नहीं, कटा हो गया, बस करो शिवस का काटोगे, अभी तो सबका कटेगा। टू आ गया, ये कितना हो जाएगा साइन, हाँ हो गया ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कितना 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 भाई 2 ओमेगा टी, के एक्स माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स, भाई तो उतना ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2। हाँ शांत रहो। कॉस यहाँ क्या बचा 5/2 माइनस हो गया। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दो। कॉस माइनस पाई बराबर कॉस प्लस पाई। कॉस इवन नंबर है, कॉस राजा है, राजा कभी निगेटिव नहीं होता, उसके पास धन ही धन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस राजा है, याद रखिए। कॉस माइनस थीटा होगा तब भी प्लस थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उससे माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये राजा होता है। राजा के घर से 2 रुपए ले लेने से राजा कंगाल नहीं होता, उतना ही रहता है। ये समुद्र की तरह है कॉस, समझ में आया? कॉस कॉस होता, कॉस होता तो कभी माइनस नहीं होता, ये हमेशा पास होता। चलिए अब आगे बढ़िए। cos 5/2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कैसी है? कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको इधर लिख लो 2a cos 5/2 साइन, इसको मैं अलग लिख लेता हूं जिसको आपको समझ में आए। इसमें से 2 कॉमन लेके काट दे तो क्या बचेगा बोलिए? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। सही है? यहाँ तक लिखिए अच्छे से, सुंदर सुंदर। हाँ अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन थीटा का, ये देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये हमारी वेव है कि नहीं? और साइन के पहले जी को भी कुछ भी लिखा है ये याद रखिए। क्या क्या याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना। मैं बोल क्या रहा हूं, साइन थीटा के पहले जो भी होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी हो, उसके पहले जो लिखा जाता है, लेकिन जो पहले लिखा हो वो कांस्टेंट हो, ऐसा ना हो कि वो किसी का फंक्शन हो। तो साइन थीटा यहाँ पे है, ए है, तो साइन ये पूरा मान लो थीटा है, तो ये इसके पहले जो है 2a cos 5/2, cos 5/2 यहाँ पे है। फंक्शन वेव का फंक्शन क्या होता है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि वेव का फंक्शन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और यहाँ cos पाई है, तो क्या ये वेव है? क्या cos 5/2 वेव है कोई?
क्या है ये? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखिए, ए फिर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। सो दिस इज द सुपर इम्पोज्ड वेव। ये आपको मिल गए रिजल्टेंट वेव। कौन सी वेव मिल गई? रिजल्टेंट वेव। ये वो वेव मिल गई, कौन सी? जहां दो वेव का सुपर इम्पोज हो रहा है, जहां दो वेव सुपर पोजिशन को फॉलो कर रही है, वेयर A इक्वल टू 2a cos π/2। A क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट wave। What is A here? Capital A, amplitude of the resultant wave। क्लियर है सभी को? यहाँ तक सुंदर लिख लें। तो सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट वेव आ चुका है आपके सामने। यहाँ पे जो वेव आया है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, वो किस पर निर्भर करता है? उन दो वेव के फेज पर। ये तो कांस्टेंट है, ये फाई क्या है? वेव का फेज। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव हम ये लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? फेज ऑफ द वेव। किस पे डिपेंड करता है? फेज मतलब फाई। फेज ऑफ द वेव। वो जो वेव है उनके फेज पे निर्भर करता है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अब ये वेव आपको रिजल्टेंट वेव कैसी दिखेंगे, आइए वो समझते हैं। रिजल्टेंट वेव कैसी दिखेगी आपको देखने में, ये समझना है। देखने में तो ऐसी दिखेगी, लेकिन जब बनाएंगे तो कैसी दिखेगी, ये हमें देखना है। जब हम बनाएंगे तब हमें वो रिजल्टेंट वेव कैसी दिखेगी। यहाँ पे हम दो केस के साथ इस वेव को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं केस फर्स्ट क्या है। फेज पर निर्भर करता है। यदि मैं फाई इक्वल टू 0 रख दूं, फाई इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों वेव सेम फेज में जा रही हैं। फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है। फाई इक्वल टू क्या हो गया? 0। यदि फाई इक्वल टू 0 है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? A इक्वल टू मैंने लिखा है 2a cos π/2। क्या लिखा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव क्या लिखा है? 2a cos π/2। अब यहाँ 2a cos π की जगह 0 रख दो, 2a cos 0 कह दो 1। किसी को याद है 0 होती है ना? बहुत लोगों को याद है cos 0 की वैल्यू 0। cos राजा होता है, कभी 0 नहीं होता। cos राजा होता है, कभी 0 नहीं होता। यहाँ पे 0 पर तो 0 नहीं होगा, 90 पे 0 होता है। ये समझ में आया क्या? ये निगेटिव नहीं होता। तो cos 0 की वैल्यू देखिए 3 साल से पढ़ रहे हैं,
cos 0 आज तक नहीं याद हुआ, ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ रहा, आज ही पढ़े हो cos 0 की वैल्यू। सही सही बताना कितने साल से पढ़ रहे हैं, 10वीं पढ़े 9वीं भी पढ़े, 10वीं तो पढ़े, 11वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, कभी 12वीं नहीं पढ़े। आज से याद हो जाएगा cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, sin 0 की 0। शुरुआत में sin 0 होता है, cos मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। किसी दिन वैल्यू याद करवा देंगे आपको, 3 सेकंड लगेगा इसकी वैल्यू को याद करने में और जन्म तक नहीं भूलोगे, मतलब अगले मृत्यु तक नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बात पे आइए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, रिजल्टेंट वेव का क्या हो गया, मैक्सिमम। किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, रिजल्टेंट वेव का। अब हम इसे कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यदि मेरे से कोई कहे कि आप रिजल्टेंट वेव बनाइए, तो ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट वेव हम यहाँ पे बना रहे हैं। पहली वेव यदि फेज में डिफरेंस नहीं है तो दोनों वेव ऐसी जाएंगी, ये वेव और ये वेव, दो वेव है, पहली वाली y1, दूसरी वाली y2। इसमें एक वेव जो जा रही है वो क्या है, वेव y1 है, दूसरी y2 है। दोनों को मैंने पिछली बार अलग अलग बनाया था, याद है आपको, मैंने पिछली बार अलग अलग बनाया था शुरू में, किसी को नहीं याद है, ये दोनों को y1 और y2 हमने अलग अलग बनाया था। इसमें मैंने क्या किया, एक साथ बना दिया, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, रिजल्टेंट वेव क्या होगा, ध्यान से देखिए। नियरली इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या था, ए ही था। अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है लेकिन वो एक ही है, इसको समझिएगा। तो ये क्या है, दोनों वेव एक पर, एक के ऊपर एक हो गई, दोनों क्या हो गई, एक के ऊपर एक हो गई। तो यदि दोनों वेव को आप एक साथ दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, बोलिए। ये मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, मतलब इसी में क्या है, इसी में y1 है और इसी में y2 हो गया। दोनों वेव क्या हो गई, एक के ऊपर एक। मैंने अलग अलग दिखाया, मतलब a और b, मतलब a इक्वल नहीं था, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या था, बोलिए नहीं। पहले दोनों का एम्पलीट्यूड क्या था, पता ही नहीं सर क्या था। पहली वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, शुरू में y1 का a था, दूसरे का क्या है, उसका भी a है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड a है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a है। यदि a बराबर 10 ले लें तो दोनों का 10 है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों क्या दिखेंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे। मतलब ये इसमें दो वेव हो गई, कौन कौन सी, y1 और y2। क्लियर है। अब आपको तीसरी वेव, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ड्रॉ करना है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए कितना निकाल लिया आपने, 2a। मतलब यदि आपकी ओरिजिनल वेव का एम्पलीट्यूड 10 है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a, मतलब डबल, एम्पलीट्यूड डबल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव को हम ऐसे बना दें, फेज सेम रहेगा। ये कौन सी वेव बना रहे हैं भाई, रिजल्टेंट वेव। क्लियर है सभी को, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो कितना है, मैक्सिमम है। कितना भाई, मैक्सिमम है। ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेव, ये है y। क्लियर है सभी को? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड लगभग डबल हो गया। कितना हो गया? डबल हो गया लगभग। इस तरह से दो या दो से अधिक वेव मिलेंगे और यदि उनमें फेज में डिफरेंस नहीं है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है भाई। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यदि मैं रिजल्टेंट वेव की बात करूं तो क्या होगा? ये रिजल्टेंट वेव की बात करूं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव देखिए ध्यान से, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? कैपिटल ए। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? कैपिटल ए। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए स्क्वायर। इस वेव के लिए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? कितनी है भाई? 2a। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a का स्क्वायर, so that is equal to k into 4a स्क्वायर। मतलब k कांस्टेंट है, 4ka स्क्वायर। इंटेंसिटी का फार्मूला याद रखिए, इंटेंसिटी हमेशा वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फिक्स है, ये आप 12th में भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जो लेक्चर पढ़ रहे हैं आज, यही लेक्चर आप 12th में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इसलिए इस पे फोकस रखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। कंपटीशन में तो ये आता ही आता है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे वेव सुपर इम्पोज्ड होती हैं और उनका इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होता है, वो आपके सामने है। उनका एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज होता है, ये आपके सामने है। किस सेकंड चले? केस बस क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट है? इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड यदि हम पहली वेव का लें तो स्मॉल ए स्क्वायर, दूसरी वेव का लें उसका भी स्मॉल ए स्क्वायर है। ठीक है ना? दोनों एम्पलीट्यूड क्या है? तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड यदि सेम हो तो इंटेंसिटी उनकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम। ध्यान रखिए। केस सेकंड पे आते हैं, ध्यान से देखिए। फाई इक्वल टू कितना? पाई लेता, पाई मतलब 180 डिग्री। फेस कितना हमने ले लिया भाई? सेकंड केस में पाई ले लिया। पाई का मतलब क्या है? फेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। ये क्या होता है? 180 का मतलब होता है जैसे हम इधर जा रहे हैं तो हम इधर, कोई इधर जाए, हमारा 180 डिग्री क्या होगा? हम इधर जा रहे हैं तो कोई इधर जा रहा है, हमारे जस्ट उल्टा। कोई पूर्व की ओर जा रहा तो कोई पश्चिम की ओर जा रहा, तो उनके बीच में एंगल 180।
तो फेज डिफरेंस 180 का मतलब ये है कि यदि एक वेव इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। समझिएगा बात को, फिजिकल समझिए। फेज डिफरेंस, यदि फेज हमारा 180 डिग्री है, फेज 180 डिग्री का मतलब पहली वेव और दूसरी वेव के बीच 180 डिग्री का फेज है। इसका मतलब पहली वेव ऐसे जा रही तो दूसरी ऐसे आ रही है, पहली ऐसे ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे ऐसे आ रही है। मतलब दोनों में क्या हुआ, डायरेक्शन 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए, अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा क्या, π/2। क्या फाइव की जगह क्या रखेंगे, π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। किसी को याद है 90 डिग्री? 90 डिग्री मतलब 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सबको दिख रहा? बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। सभी लोग लिखेंगे। अब हम वही दोनों वेव यहाँ पे दिखा रहे हैं और रिजल्टेंट वेव भी दिखाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप सभी। किसी को यहां तक कोई डाउट है? पहली वेव यहां पे हम बना रहे हैं, ये हमारी पहली वेव हो गई। तो दूसरी वेव क्या होगी, यहां से उल्टा। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, देखा, ये वेव इधर जा रही है तो ये वेव इधर आ रही है, ये जा रही है, ये रिटर्न है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। नीचे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, ऊपर क्रस्ट। यदि ये प्लस ए है तो ये माइनस है। अब ये मिलेगा दोनों प्लस से माइनस से 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, आपने कैलकुलेशन से निकाल लिया 0। अब यदि मान लो ये 10 है तो ये -10 है, तो 10 - 10 0। मतलब जो रिजल्टेंट वेव है, ध्यान से देखिए, ये y1 है और ये y2 वेव है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट ये होगा ना, ये इसमें जाएगी, रिजल्टेंट इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड नियरली क्या हो गया, इसका 0। क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है कि 0 हो गया है। क्लियर है सभी को? इसमें ये जो पॉइंट होता है इसको नोड पॉइंट बोलते हैं, नोड पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंटी नोड। एंटी नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड ये अल्टरनेट आएंगे। यहां पे क्या है, एंटी नोड है, फिर यहाँ पे जहां पे एम्पलीट्यूड, यहाँ पे दोनों वेव का फेज 0 है वो नोड है, यहाँ एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, ये अल्टरनेट रहेगा। नोड और एंटी नोड पॉइंट याद रखिएगा। नोड का मतलब जहां दोनों वेव के पॉइंट्स मिल जाएं, और एंटी नोड मतलब जहां ना मिले। ठीक है, क्योंकि एंटी नोड बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन के कारण, एक वेव इधर जाती है दूसरी इधर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्लियर है? अब इसका एम्पलीट्यूड यदि 0 हो गया तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा, रिजल्टेंट वेव क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज 0। इसमें जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये कब होगा? जब दोनों वेव का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। तो दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तब रिजल्टेंट वेव क्या होगी? 0 हो जाएगी। जैसे पानी में पत्थर यहाँ फेंक दे, ध्यान दीजिए, पत्थर यहाँ फेंका हमने, पत्थर यहाँ फेंक दिया। इमेजिन करिए, यहाँ से भी वेव उठी, यहाँ से वेव उठी, दोनों आगे जाके टकरा खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन जब एक पत्थर यहाँ फेंका और एक आगे, दोनों एक तरफ जहाँ गई, तो जब दोनों एक तरफ गई तो वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दो वेव आपको दिखती हो कहीं से आ रही है, तो दोनों जहाँ मिलती हैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो वहां पे डिक्रीज हो जाता है। डायरेक्शन निर्भर करता है कौन वेव किधर से आ रही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर है सभी को? ये दो या दो से अधिक वेव जब जुड़ती हैं तो एक केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दूसरे केस में एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। इस तरह से इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको कौन सा इंटरफेरेंस कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होती है भाई? इंटेंसिटी इसमें क्या हो जाती है? 0। मतलब इसमें इंटेंसिटी क्या हो जाती है? मिनिमम। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम, मतलब 0। पिछले वाले की इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। पिछले वाले में आपने देखा इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिल रही थी। इंटेंसिटी का मतलब जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, यहीं पे 2 बल्ब यदि हम लगा दें तो आपको लाइट ज्यादा दिखेगी कि कम? ज्यादा दिखेगी। मतलब इंटेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो हम इस कमरे में 2 बल्ब इसलिए लगाए हैं जिससे यहाँ की इंटेंसिटी बढ़ जाए। यदि एक बल्ब लगा दें, एक बंद कर दें, तो लाइट क्या इतनी दिखेगी? नहीं दिखेगी। इंटेंसिटी ये है जहाँ पे उसकी लाइटिंग बढ़ जाती है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।